फिर फंसाया, फिर जब शादी हो गई मुझे तब पता चला कि ये तो कोई और है। कई बार आया हो जिसमें एक मुस्लिम महिला ने कहा है कि भाई मुझे इसीलिए पटाया गया, नाम झूठ बोलकर, कि मतलब किसी अमित ने अपना नाम आयूब बताया मुझे पटाने के लिए। ऐसा कोई वाला मैंने आपको बताया है और टारगेटिंग वाला बताया है। इसमें एक बहुत बड़ा नंबर सिर्फ मारकर काटकर जलाने का है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं जिनको आप देख सकते हैं, स्वाति गोयल शर्मा। आप सबकी जानी पहचानी जो उन्होंने हाल ही में एक किताब भी लिखी है, हिजाब डिबेट, और जिसको लेकर वो काफी खुलकर बात करती हैं। और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी काफी गहन उनकी एक चिंतन है और रिसर्च के साथ वो अपना तथ्यों के साथ बात करती है। तो आज हमें ज्वाइन किया और स्वराज्य के साथ भी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार टू ऑल एंड थैंक यू सो मच अंबर, आज इस सेशन के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, मैं आपको टीवी पर देखती हूँ और अब बहुत ही अच्छी डिबेटर है। बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और जो ये आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस पे हम बात करने वाले हैं। स्वाति जी, हम सब जानते हैं थोड़े थोड़े दिनों बाद लव जिहाद को लेकर बहस उठती है और उसमें बहुत चर्चा होती है। एक पक्ष कहता है कि लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी ने अपनी राजनीति को चलाने के लिए मुद्दा बनाया हुआ है, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। वैसे तो ये सारा मुद्दा हम सब जानते हैं और सुना है। क्योंकि आपने इन पूरे मामलों को लेकर काफी लगन से काम किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हमें समझाएं कि लव जिहाद क्या है और धरातल पे किस तरह से ये काम करता है। जी अंबर, लव जिहाद शब्द जो है, जो फ्रेज है, वो कॉइन बीजेपी ने नहीं किया, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने भी नहीं किया। ये शब्द कॉइन किया था क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने 10 से भी ज्यादा साल पहले। केरला में ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें क्रिश्चियन लड़कियां उनको मतलब थ्रू रिलेशनशिप, थ्रू लव रिलेशनशिप्स वो कन्वर्ट हुई इस्लाम में, और उनमें से बहुत सारी महिलाएं आइसिस ज्वाइन करने के लिए या फिर किसी और इस्लामिक मतलब स्टेट या कहीं और रहने के लिए वहां से चली भी गई। वो काफी अलार्मिंग था क्योंकि वो बहुत सारी महिलाएं खुरासन टाइप के एरिया में भी वहां गई थी। लेकिन कन्वर्जन थ्रू रिलेशनशिप, ये काफी केसेस आ रहे थे। तो वहां पे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द चर्च उन्होंने इस इश्यू को उठाया और उन्होंने इसका लव जिहाद का टर्म दिया। ये एक्चुअली अभी तक क्लियर नहीं है कि ये टर्म केरला हाई कोर्ट ने दिया था कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया था, लेकिन ये टर्म केरला से निकला है और क्रिश्चियन ग्रुप्स के थ्रू ही निकला है। लव जिहाद का अभी देखिए कोई डेफिनेशन लीगल तो है नहीं, लेकिन अब ये शब्द बाद में किस किस ग्रुप ने किया मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू ग्रुप्स ने इसका यूज किया है, सिख ग्रुप्स ने किया है, ट्राइबल ग्रुप्स ने किया है, बुद्धिस्ट ग्रुप्स ने किया है, जैन ग्रुप्स ने किया है। तो इतने सारे ग्रुप्स ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है ये एलिगेशन लगाने के लिए कि हमारी बच्चियों पर, हमारी बेटियों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़के वो उनको सिर्फ इसलिए फंसाते हैं जिससे उनका धर्म परिवर्तन करके उनसे शादी करें, उनका धर्म परिवर्तन कराएं, और दूसरा उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी हो। देखिए ये बात तो है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस स्पेशली देखिए हिंदू, सिख, हिंदू, जैन, इनमें आम है। जैसे कहते हैं ना धार्मिक फोल्ड वाले ही रिलीजन्स हैं, लेकिन उससे पार ऑब्वियसली मतलब ये कोई भी देख सकता है कि ये बहुत अनकॉमन है। तो ऐसे केसेस जब ऐसे आते हैं और इतने भारी मात्रा में आए तो, और खासतौर से ये वो केसेस थे जिसमें एक बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे केसेस में जो लड़का होता है वो जाके लड़की के माँ बाप से नहीं मिलता है, वो सीधा भागते ही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक तरीके से फॉरबिडन रिलेशनशिप है, अनएक्सेप्टेबल रिलेशनशिप है एटलीस्ट सोसाइटी में। तो इस टाइप के जब केसेस आते हैं तो एक अलार्म उठता है। तो ये इंडियन केसेस तो मतलब तो जैसा कि मैंने कहा इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने शब्द का इस्तेमाल किया है। ये मतलब एलिगेशन सबका यही है, और ये शब्द क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा कॉइन हुआ था। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है स्वाति जी, क्योंकि आपने इस पे काफी रिसर्च की और काम करते हैं
क्या ये जो समय समय पर लव जिहाद के केसेस निकल कर आते हैं और जिसपे बड़ी बहस भी होती है, क्या ये सारे केसेस अलग थलग हैं या इसके पीछे कोई संगठित रैकेट या कोई संगठन काम करता है? अंबर, ऐसा है कि ये जो देखिए, अभी पिछले साल यूपी की जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उन्होंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अरेस्ट किया था और उनको एक तरीके से उनको नेल किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन दावा के नाम से चल रही थी। दावा शब्द एक इस्लामिक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है लिटरल मतलब है इनविटेशन टू इस्लाम, कि आप जब कन्वर्ट कराने के लिए किसी को दावत देते हैं, जिसको मतलब इनविटेशन देते हैं, उसको ये शब्द होता है। लेकिन रियलिटी में ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप मतलब जैसे 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 क्रिश्चियन मिशनरीज में एक कॉन्सेप्ट है ना इवेंजलिज्म का, कि मतलब हमको ये संदेश तब तक पहुंचाना है कि जीसस हैज बीन बॉर्न एंड आप जैसे बॉर्न सिनर्स हैं, तो आपको मतलब उससे सल्वेशन मतलब मिलेगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर इस्लाम में देखें तो दावा के नाम से होता है, और ये डॉक्ट्रिनल है। इस पर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई हैं जो मतलब खुला ही कहती हैं कि हाँ, हम दावा का काम करते हैं। तबलीगी जमात भी दावा का ही काम करती है, ठीक है। तो ये तो मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये तो लीगल भी है, क्योंकि कन्वर्जन का अधिकार है किसी भी धर्म के लोगों को। अब हम बात करते हैं कि ये तो हुआ लीगल एस्पेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकल में, रियलिटी में ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वो इस तरीके से कि जब रियलिटी में दावा ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं तो वो हर तरीके के प्रलोभन, झूठ बोलना, सुपरस्टिशन फैलाना और खास तौर से लड़कियों को फंसाकर शादी करवाकर धर्मांतरण कराने का भी काम कर रही हैं। तो एटीएस ने जब ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा था, जिसमें कि एक जामिया में भी चलती थी, हाँ जामिया नगर में, और एक कलीम सिद्दीकी, जो कि इसमें काफी एक मतलब काफी बड़ा नाम है इस तरीके के दावा एक्टिविटीज में। इनकी एक बड़ी बड़ी अरेस्ट एटीएस ने की थी। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जितने भी धर्म परिवर्तन उन्होंने कराए थे, उनमें से कम आधे हिंदू लड़कियों के थे, सॉरी, उनमें से आधे लड़कियों के थे और वो शादी के थ्रू हुए थे। देखिए कितना बड़ा फिगर है कि आप मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर धर्म परिवर्तन का ही काम करवा रही है तो उसमें से आधी संख्या सिर्फ लड़कियों की है जिसको शादी करके किया जा रहा है। तो और आप देखिए इसीलिए इसको जो टारगेटिंग का जो एलिगेशन आता है वो वहीं से ही आता है, कि क्योंकि आपको ये काम करना है धर्म परिवर्तन का, शायद आपने इसीलिए उस लड़की को टारगेट किया, शायद इसीलिए आपने पटाया, शायद इसीलिए आपने उससे बात भी शुरू की। और ये जो है एलिगेशन, ये बार बार केसेस के थ्रू प्रूव हो रहा है, क्योंकि इतनी लड़कियों ने मतलब बहुत लड़कियों ने ऐसे पुलिस में केसेस डाले हैं, वीडियो पर स्टेटमेंट दिए हैं कि हमको इस आदमी ने झूठा नाम बता के, हिंदू नाम बताकर फंसाया। एग्जाम्पल आपको एक आध दे देती हूँ, और मैं वो केसेस दे रही हूँ जिसमें कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है। एक लड़की थी कांता, वो वैसे वो एससी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती है, बागपत की है, यूपी के बागपत की। तो उससे मैं मिली थी, तब वो नेशनल कमीशन ऑफ दलित मतलब नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के बाहर मुझे एक्चुअली वो मिली थी। तब उसने मुझे बताया था कि एक लड़का दूसरे गांव का था, उसने पहले अपना नाम राहुल बताया, राहुल मलिक, और फिर हमारी बातचीत हुई, हमारा रिलेशनशिप बना। बाद में उसने अपना नाम रेहान बताया, तब भी मुझे लगा कि ओके ठीक है, नाम झूठा बताया, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो रेहान भी नहीं है, वो इमरान मलिक है। लेकिन तब तक रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ चुका था, मतलब एक तरीके से दोनों दे वर डीप इनटू द रिलेशनशिप एंड दे हैड डिसाइडेड टू मैरी। फिर उस लड़की ने कहा ठीक है, मैं शादी भी कर लेती हूँ। हालांकि वो जो लड़की है वो इतनी छोटी नहीं थी, मतलब वो 25 साल की थी उस वक्त। और उसने कहा कि देखो मैं नाम बदलूंगी ना कुछ बदलूंगी। तो उसने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। और उन्होंने अमर एक आर्य समाज का कोई सर्टिफिकेट से लेकर शादी कर ली, जिसमें लड़के ने ये बताया कि मैंने अपना नाम इमरान से राहुल कर लिया है, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। लेकिन ऐसा करके लड़की शादी करके उस लड़के के यहाँ चले गई। फिर शादी करने के बाद उसे पता चला कि राहुल का नाम पहले रख के मुझे पटाना और बाद में ये प्रिटेंड करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपना धर्म परिवर्तन करके राहुल में बन गए, ये सब नाटक था। वहां जाते ही सब बोले राहुल नहीं चलेगा हमारे घर में, हम लोग इस रिलीजन के हैं और उसके प्रति बहुत मतलब बहुत मानते हैं इसको।
तुम्हारा अब धर्म परिवर्तन होगा। फिर उसका धीरे धीरे उसका नाम मतलब एक उसका कन्वर्जन निकाह भी हुआ, फिर जोया नाम रखा उसका। लेकिन इतना ज्यादा हुआ कि मतलब उसे लगा बार बार मेरे साथ धोखा हुआ है, पटाने से लेकर शादी करने से लेकर उसके बाद भी जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हो रहा है। उसने कहा मुझे ये कुछ महीने लग गए ये जानने में कि मुझे शायद सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए ही पटाया गया था, और वो 7 महीने बाद उस घर से भाग गई। और देखिए क्या होता है कि इस तरह उसने पहले भी घर से भाग के ही शादी करी थी। ऐसे केसेस में वापस जाना आसान नहीं होता कि भाई क्या मुंह लेकर जाओगे, कि पहले तो तुम अपने फैमिली को ऐसा कहकर कि ठीक है तुम, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं डिसीजन ले सकती हूँ, तो मेरा कोई नहीं, तब पहले भाग जाते हैं। और पीछे प्लान बी कोई होता ही नहीं है। प्लान बी सिर्फ वो लड़का है जिसने तुमको फंसाया, उसके अलावा कोई प्लान नहीं है, मतलब उसके अलावा कोई आपके पास कोई करियर भी नहीं है, कोई कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा ऐसा फिर हुआ। ये मैंने एक केस बताया, ऐसे इतने केसेस हो चुके हैं जिसमें लड़की ने जज को बताया है कि मैं उसको पहले पहले मतलब मेरे को हिंदू नाम बताया, फिर फंसाया, फिर जब शादी हो गई मुझे तब पता चला कि ये तो कोई और है, कई बार शादी से जस्ट पहले पता चला। और उसके बाद भी मुझे लगा कोई बात नहीं, शायद इसका कोई धर्म नहीं होता प्यार का, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शादी भी हो गई तो उसके बाद भी उसने बताया कि धीरे धीरे सब कुछ हुआ, धीरे धीरे मुझे गाय का मांस भी खिलाया गया, और धीरे धीरे मुझे पुरानी मेरी मंदिर को भी खत्म किया गया मेरे घर से, जो मैं मतलब जिसमें पूजा करती थी, मेरा नाम बदला गया, और सब कुछ मतलब बदलता चला गया। एक पॉइंट आता है जिसमें लड़की ब्रेक कर जाती है, तभी वो पुलिस के पास जाती है। तो मैंने तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ केसेस मैंने ही अकेले किए हैं ऐसे वाले। तो फिर हम कैसे ना कहें कि कोई पैटर्न है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, लड़कियां खुद कह रही हैं अपनी स्टोरीज। जी, अच्छा एक और सवाल है, व्हाट हैज बीन द रीजन बिहाइंड स्पाइक इन केसेस लाइक वेयर अंकिता और जैसी लड़कियां जिन्हें शाहरुख जला देता है जिंदा, जो अभी रिसेंट केस आया था दुमका का, और एक और जो अभी 2 दिन पुराना जिसमें सूफियान ने दीदी को धक्का दे दिया 4थी मंजिल से। हाँ, देखिए इसमें अंबर ऐसा है कि ये जो पैटर्न तो ये है कि लड़कियां फंसाई ही इसलिए जा रही हैं, उनको टारगेट ही इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके या उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। ठीक है, अब ये जहां तक स्पर्न लवर जब या फिर स्पर्न लवर या फिर ये कह दें कि अपनी पार्टनर को मार देना और बहुत बुरी तरीके से मारना, मैं ये नहीं कहूंगी कि दिस इज यूनिक टू दिस पैटर्न। वैसे ये काफी आता है, अगर आप अखबार खोलें तो आपको बहुत केसेस आएंगे इसमें। मतलब हिंदू लड़के ही हिंदू लड़कियों को भी खूब मारते हैं, इसमें दलित लड़के भी दलित लड़कियों को खूब मारते हैं, इसमें मुस्लिम लड़के भी मुस्लिम लड़कियों को मारते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिक चीज है, बट हम यहाँ पर एक जेंडर क्राइम के बड़े सेट में के एक सबसेट की बात कर रहे हैं, और वो सबसेट है दैट पर्टिकुलर पैटर्न वेयर मेन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी आर टारगेटिंग नॉन मुस्लिम वुमेन। देखिए अब ऐसे में क्या होता है कि पहले से ही उन केसेस के प्रति बहुत एंगर है, क्योंकि लड़कियां अपनी कहानियां बता रही हैं, क्योंकि पुलिस ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पकड़ रही है जो हजारों के लेवल पर इस काम को काम कर रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सबके सामने केस है, एक पूरी हिस्ट्री है, कम से कम 200-300 साल की तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है इसको लेकर। तो ऐसे में ये जब एंगर ऑलरेडी है, बिल्डअप है, तो जब भी कोई ऐसा केस आता है तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि देखिए एक तरफ तो मतलब पैटर्न टारगेटिंग का भी है और एक तरफ मारने का भी। इसमें देखिए हमारे पास अमर कोई ऐसा स्टैटिस्टिक नहीं है कि ये बताने के लिए कि क्या इस टाइप के केसेस और रिलीजन से ज्यादा हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इतने केसेस जितने आ रहे हैं वो भी बहुत अलार्मिंग है। ये जो दावा वाला मैंने आपको बताया है और टारगेटिंग वाला बताया है, इसमें एक बहुत बड़ा नंबर सिर्फ मारकर काटकर जलाने का है। और ये मतलब एक आपको कैजुअल ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये इतना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब ऐसे केसेस हुए हैं तो और बड़ी अजीब अजीब बातें भी सामने आई हैं। जैसे वर्षा रघुवंशी एक लड़की थी आगरा की, उसने पिछले साल एक वहीं के एक लड़का था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, शायद फिरोज था या फारूक था, उसके साथ उसने भागकर शादी करी थी क्योंकि परिवार वाले मान नहीं रहे थे लड़की वाले के। तो उसने 8 महीने बाद अपने घर में अपने आप को फांसी लगा ली, मतलब पंखे से लटकती हुई मिली थी। हालांकि वो फैमिली पर अभी मर्डर का चार्ज है, क्योंकि लड़की वाले जो थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि इसने सुसाइड नहीं किया, इसने मर्डर किया है। तो उन्होंने बकायदा इस बात को कोर्ट में बोला है लड़की वालों ने कि ये लड़की हमको फोन कर करके बार बार बताती थी कि वो उसे काफिर की औलाद कहते हैं, काफिर की औलाद कहते हैं।
उसको मतलब बार बार ताना मारते हैं कि तुम्हारी मतलब जो पैदाइश है वो ठीक नहीं है, इस तरीके से। तो देखिए, तो मरने के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जब मारी जाती है तो उससे पहले उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। जैसे में इसमें हेट क्राइम है, जैसे मैंने अभी आपको ये काफिर वाला बताया। उसके अलावा ऐसे भी केसेस है, जैसे निकिता तोमर फरीदाबाद में एक कॉलेज की लड़की थी 20-22 साल की, पिछले साल उसको तौसीफ, जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कांग्रेस एफिलिएटेड फैमिली से बिलोंग करता है, वो लड़का उसको उसका शायद एक टाइम पर फ्रेंड भी रहा होगा, लेकिन निकिता फिर उससे दूर भी रहने लग गई थी, क्योंकि उसके परिवार ने भी कहा था कि ये मतलब जो भी है रिलेशनशिप ठीक नहीं। क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक बार उसने उसको किडनैप भी किया था, अपनी गाड़ी में कहीं ले गया था, और एक दिन बाद वो बच्ची अपने घर वापस आई थी। तो जब उसको मारा है तो उसके पिता ने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगाया है, इसमें लिखा हुआ है कि निकिता तोमर किल्ड फॉर नॉट एक्सेप्टिंग, फॉर रिफ्यूजिंग कन्वर्जन टू इस्लाम बाय तौसीफ। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लड़के के पिता ने इतना बड़ा बैनर लगवाया है। और अगर मतलब इतना एफर्ट उसने किया है तो मतलब उसके पास पूरा डेटा है ये बताने के लिए। तो ये एंगर भी इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे पुराने ऐसे क्राइम्स थे सिमिलर पैटर्न के, जिसमें हेट एंगल साफ साफ नजर आया है। जैसे अंकिता का जो केस था, अंकिता का झारखंड में, जिसको शाहरुख ने पेट्रोल से जला दिया था, वो काफी बहुत डिस्टर्बिंग केस था, क्योंकि लड़की सो रही थी खिड़की के पास और शाहरुख ने उसको खिड़की से उसके ऊपर वो डाल दिया और जला दिया। सो उसमें वो लड़की के पिता ने बस स्टेटमेंट दिया था कि वो उसे बार बार कह रहा था कि तुम कन्वर्ट करो, निकाह करो और चलो मेरे साथ, और वो कह रही थी कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से तो मतलब वो वही चाहता था कि वो मेरे साथ निकाह करो। जी। अच्छा स्वाति जी, एक और सवाल मेरा है कि यूपी में 2020 में कानून बना जबरन धन परिवर्तन को रोकने के लिए, जिसको हम लव जिहाद के कानून के नाम से जानते हैं। लव जिहाद को रोकने के लिए जो कानून बना है, ये कितना प्रभावशाली है, और क्या पूरे देश में या केंद्र सरकार को इस तरह का कोई कानून बनाने की जरूरत है? वो जो कानून जिसको मतलब फ्रीडम, उसका एक्चुअली लव जिहाद तो सिर्फ ऐसे लूजली बोला जाता है। वो कानून रिलीजन न्यूट्रल है, यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति उस लॉ को यूज कर सकता है अगर एलिगेशन ये है कि मुझे फोर्स से मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लव जिहाद को लेकर कानून के लिए बोला जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अभी तक कोई ऐसा शायद ही कोई केस आया हो जिसमें एक मुस्लिम महिला ने कहा है कि भाई मुझे इसीलिए पटाया गया, नाम झूठ बोलकर, कि मतलब किसी अमित ने अपना नाम आयूब बताया मुझे पटाने के लिए। ऐसा कोई केस आया ही नहीं है। इसका केस का मतलब ओवरवेलमिंगली ये हिंदू लड़कियों ने ही केस फाइल करे हैं इसके अंदर, कि उसने नाम छुपाकर मुझे फंसाया और अब मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एक तो इससे ये पता चलता है कि जो लॉ था उसकी नीड थी। अगर उसको इतनी महिलाएं यूज कर रही हैं और एक ही टाइप की महिलाएं यूज कर रही हैं, इसका मतलब उस लॉ की नीड तो थी। कितना इफेक्टिव है, मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि पुलिस बहुत कम इस लॉ को लगा रही है। इतने सारे केसेस मैंने कवर किए हैं जिसमें महिला तो एलिगेशन लगा रही है, लेकिन पुलिस वो एक्ट लगाती नहीं है। पुलिस जैसे मतलब पुलिस एक डोमेस्टिक वायलेंस या मोलेस्टेशन या कॉजिंग हर्ट, ऐसी सेक्शंस में ही केस को कर देती है। और उसका रीजन देखिए ऐसा है कि जब भी कोई पुलिस इस तरह से एक्ट लगाती है तो वो उनके ऊपर ही पड़ जाता है सर पे कि आप ही इसको प्रूव करो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद अपना ही काम बचाने के लिए वो लोग सीधा सीधा काम करते हैं कि हाँ यही सभी लगा देते हैं, क्योंकि बाकियों के लिए क्या होता है कि लड़की का स्टेटमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो वो इजी, मतलब बेसिकली आई थिंक द पुलिस आर लुकिंग फॉर द इजी वे आउट। और बहुत जैसे एक मैंने नंबर निकलवाए थे, शायद 8 महीनों का डेटा था, उसमें सिर्फ 77 केसेस रजिस्टर हुए थे एक्ट के अंदर। जबकि अगर आप रिपोर्ट्स देखें, हिंदी मीडिया बहुत कवर करता है ऐसे केसेस को, क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे मतलब उनके बहुत एडिशन बहुत सारे होते हैं, मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट के उनके अपने एडिशन होते हैं। तो उसमें तो मतलब महिलाएं बहुत सारे आरोप लगाती हैं। तो अगर आप 77 नंबर देखें तो मतलब अगर रियली में सबकी तो पुलिस ढंग से काम करे तो शायद हंड्रेड्स में, मतलब कई हंड्रेड्स में केस जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लॉ एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट तो है, देयर इज द लॉ इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द पैटर्न एग्जिस्ट एंड देयर आर विमेन हु विल यूज इट, बट अपने आप में ये कोई सोल्यूशन नहीं है।
अच्छा, एक सवाल ये निकल के आता है कि ये लव जिहाद से खुद को बचाने के लिए जो यंग हिंदू गर्ल्स हैं, उनको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? और अगर आप किसी मुसलमान से शादी कर रहे हैं, तो इस्लाम में जो गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए किस तरह की सिद्धांत है, उसको समझना कितना ज़रूरी है उन लड़कियों के लिए? जी, अंबर एक्चुअली सिर्फ हिंदू लड़कियों की ही बात नहीं है। ये जैसे मैंने कहा कि जो ये दावा जो एक कॉन्सेप्ट है और इसका जो मिसयूज भी किया जाता है कम्युनिटी द्वारा, क्लेरिक्स द्वारा, ये सभी लड़कियां इससे एक्चुअली वल्नरेबल हैं। और अब ये कहें कि उसे कैसे बचा जाए, तो देखिए इंफॉर्मेशन एक्चुअली मेरा जो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इंटर रिलीजियस नॉलेज या फिर अवेयरनेस सोसाइटी में एक्चुअली बहुत कम होती है। मतलब हम कहने को तो एक साथ सब रहते हैं, लेकिन हम बहुत कम जानते हैं एक दूसरे के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में। जब व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द ग्राउंड, आई रियलाइज समथिंग। आई सॉ कि गांव में गलियां अलग अलग होती हैं, मोहल्ले अलग अलग होते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं तो उनके मोहल्ले अलग होते हैं। उनके एक दूसरे के बारे में वो बस इतना ही जानते हैं कि उसके इतने बच्चे हैं, वो ये काम करता है, बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। सिमिलरली अगर कोई गांव में हिंदू ही रहते हैं तो जो कास्ट हैं उनके भी मोहल्ले अलग अलग होते हैं। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे तो 3 तरीके के मैंने मोहल्ले सबसे ज्यादा देखे हैं देश में, और वो अपर कास्ट, दलित समुदाय, और मतलब SC ST मतलब कास्ट के लोग, और मुस्लिम। ये 3 मतलब मैंने सबसे ज्यादा सेक्लूडेड कम्युनिटीज देखी हैं जो रहती हैं, और वाकई में बहुत ज्यादा नहीं पता होता लोगों को। सबसे ज्यादा मेरा मानना ये है कि जो भी इंटर रिलीजियस अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन भी है, वो फिल्मों के द्वारा सबसे ज्यादा लोगों को मिलती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी तक क्या है कि रियलिटी, अभी एग्जांपल आपको देती हूँ, थोड़ा मतलब अजीब एग्जांपल भी है, लेकिन निकाह हलाला की जो प्रैक्टिस है ये तो बहुत पुरानी है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि ये क्लेरिक्स के द्वारा मिसयूज किया जाता है, मतलब ये 100% मैं मानती हूँ। प्रैक्टिस काफी पुरानी है, लेकिन इसको शायद पिछले 5 साल में इसकी बात होनी शुरू हुई है। उससे पहले इसकी ना कभी बात हुई, ना कभी किसी ने मुद्दा उठाया, ना कभी किसी ने न्यूज में, मीडिया में कभी इसकी बात की। आप भी अगर मतलब गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको पिछले 5-6 साल के ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कुरीतियों को मुस्लिम समाज के खास तौर से उनको बहुत दबाया गया है, मतलब उनको नहीं निकाला गया है, क्योंकि उस समुदाय के लोग भी शायद नहीं ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ये भी लगता हो कि इससे बदनामी होगी या जो भी कुछ है। लेकिन उसको बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत कम हाईलाइट किया गया है, और इसका भी एक सीधा असर उन लड़कियों पर पड़ता है जो इस तरीके की शादियां करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतनी केसेस में जब लड़की शादी करके जाती है उसको ये भी नहीं पता होता कि वाकई में 4 शादियां लोग कर रहे हैं या फिर दूसरी बीवी ले आते हैं। आपको पता है इतने केसेस में ऐसा होता है कि जब लड़की, मतलब हिंदू लड़की की मैंने ज्यादा केसेस किए हैं, मैं नॉर्थ कवर करती हूँ अधिक, वो शादी कर भी लेती है तो उसको बाद में पता चलता है कि उसकी एक और वाइफ है। ये तो मतलब 90% ऑफ केसेस में मैं कह सकती हूँ कि यही होता है कि जब वो प्यार करके वो शादी करके जाती है तो उसे पता चलता है उसके तो पहले से वाइफ और बच्चा है, पर वो कहता है कि हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारे यहाँ होता है। तो क्या होता है, उसको इतना भी नहीं पता होता, और उसको जब वो ये भी कहता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी मैं दूसरी वाइफ ले आऊंगा, उसको ये भी नहीं पता होता कि ये वैलिड है, कि ये लीगल है। ये मैंने मतलब बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, कस्टम्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता होता सबको, मतलब एक तरीके से बहुत ही सुपरफिशियल सा आइडिया होता है कि है क्या। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कन्वर्जन का मतलब अपने पुराने धर्म के सभी चीजें छोड़ देना भी होता है। मतलब काफी, मैं ये नहीं कह रही कि सब फैमिलीज में, मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि हम अभी एक उन पैटर्न की बात कर रहे हैं जिसमें क्राइम इन्वॉल्व है, जिसमें लड़की खुद एलिगेशन लगा रही है। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये सारी शादियां ऐसी ही होती हैं, क्योंकि अगर होती तब तो मतलब ये ऐसी शादियां ही इनवैलिड होती। लेकिन ये कानून भी जो आया है यूपी में और मध्य प्रदेश में एंटी फोर्स कन्वर्जन का, ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो मतलब ऐसे एलिगेशन लगाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो शादी करता है उसके ऊपर ये एक्ट लग जाता है, ऐसा नहीं है ना। ये सिर्फ उनके लिए है जो मतलब महिला इसका यूज करना चाहती है,
उत्पीड़न के अगेंस्ट, मतलब आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। सो मुझे ऐसा लगता है कि जनरली अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, मतलब मीडिया को, फिल्मों को, पॉपुलर सिनेमा को और मतलब पॉपुलर मीडिया को, सबको इन चीजों के बारे में भी बात करनी चाहिए कि महिलाओं को इस धर्म में वर्सेस उस धर्म में भी कितने राइट्स हैं। राइट्स कम हैं, ये बात है, लेकिन नहीं किसी को पता होता, ठीक है। और तो मतलब इस तरीके की काफी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि उन पर बिल्कुल ही पर्दा डालकर रखा हुआ है, उनको नहीं बताया गया है। ज्यादातर लोग फिल्में देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मतलब पिक्चर वहां पे खत्म होती है ना जहाँ पे लवर्स मीट करते हैं, उसके बाद तो पिक्चर भी नहीं होती आगे। तो उनको नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। मैं मतलब मुझे पता है आप कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन एक चीज बताऊंगी। एक लड़की थी नीतू यादव, वो यहाँ लोनी में रहती थी। उसने केस फाइल किया था, तब तक ये लॉ भी नहीं आया था, कि एक आदमी था, उसने पहले अपना नाम अक्ष बताया था, पर बाद में मुझे पता चला कि वो अनवर है, और उसने मुझे मतलब धोखे में रखा और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। और तब उसने मुझे बताया कि वो मतलब मुस्लिम समुदाय से है। वो कहती है मैं फिर भी मान गई, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं था, मुझे लगा ठीक है जैसे वहां पे शादी होती है या निकाह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के, उसके बाद उसे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा था, तब उसे बहुत गुस्सा आया, और तब उसे ऐसा लगा कि इतने महीनों से जो मेरे साथ हो रहा था सब कुछ धोखा ही था। तो इस केस में जब मैंने उससे बात की थी, उसने पुलिस केस फाइल किया था, तो उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे ऐसा लगा कि मैं जोधाबाई हूँ और वो अकबर, और हम साथ में रह लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे मतलब फिल्मी आइडियाज लोगों को हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मतलब उनको एक्चुअली लगता है कि शायद वाकई में अकबर भी ऋतिक रोशन जैसा ही दिखता होगा, है ना। जबकि वैसे अकबर का जो अगर आप बुक्स पढ़ें तो उसका जो रूप बताया गया है वो उससे बिल्कुल ही मिलता जुलता, कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, तो ये चीजें मतलब मैंने देखी कि बहुत सारे लोग सिर्फ फिल्मों से ही अपने आइडियाज ले रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि फिल्मों में इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं तो युवा उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो समस्या है समाज में, जब तक हम समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो निवारण नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जब भी इस पे बहस छिड़ती है तो ये कहा जाता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप इंटरफेथ मैरिजेस को कैसे रोक सकते हैं। इंटरफेथ मैरिजेस को बिल्कुल नहीं रोका जा सकता भारत जैसी देश में, और कोई बात भी नहीं हो रही है। लेकिन जो षड्यंत्र के तहत, एक सुनियोजित व्यवस्था के तहत शादी इस पर्पज से की जा रही है ताकि उन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा सके। तो इस पे बात करनी बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो युवा हैं वो जागरूक हो सकें कि वो इस तरह के षड्यंत्र का शिकार ना हो। स्वाति जी, आप चर्चा में जुड़ी और आपने जो तथ्य हैं, ग्राउंड रियलिटीज है, उनका आपने पूरा जो ब्यौरा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच अंबर, थैंक यू नमस्कार, टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।